Hello, my dear lovely children. How are you all? Welcome you all to the most interesting, most informative biology live session on the wonderful and beautiful platform of Avanti. Right? So today we will discuss about genetic drift, sea wall effect, Hardy-Weinberg principle, so many new terms. But don't worry, you will understand each and everything what I am speaking about now. Right? Yes. So yes, this is lecture number 6 on the topic evolution. Tomorrow, make sure that you are doing the question paper. Just go through it once. All right. So that most of you get helped. Most of you get benefited. Okay. So up to now, we discussed about what? Organic evolution. Under that, we had discussed now 4 people. Lamarckism, Darwin theory of natural selection, mutation theory, and modern synthetic theory. Lamarck, what he had given? Use and disuse of organ, right? If you use any organ more, it grows more. If you don't use any organ more, it just gets vanished with time. है ना? Darwin theory of natural selection क्या बोलते हैं वो? That struggle for existence होगा, फिर survival of the fittest होगा, फिर वेरिएशन होगा, हेरिडिटी होगी जो बहुत ही ज्यादा स्लो होगी और छोटी होगी, है ना? तब जाके नेचुरल सिलेक्शन होता है. बिल्कुल वनश्री. म्यूटेशन थियरी बिल्कुल एकदम ऑपोजिट थी. डी व्राइस ने क्या बोला कि इवोल्यूशन म्यूटेशन की वजह से हो जाएगा और बहुत बड़ा होगा, लार्ज होगा और आप उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते. डायरेक्शन लेस, लार्ज एंड डायरेक्शन लेस, रैंडम होगा, है ना? सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, सैल्टेशन टर्म यूज किया था उन्होंने, याद है ना? फिर मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी, बहुत ही इंटेलिजेंट लोग आए, डार्विन के थ्योरी को चोरी किया और अपना एक ऐड कर दिया, आइसोलेशन, है ना? बोला कि ज्योग्राफिकल आइसोलेशन से नए नए इवोल्यूशन हो सकते हैं, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन से भी नए नए इवोल्यूशन हो सकती है. यही हमने पढ़ा था कल की क्लास में. लैमार्किज्म, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, सपोर्ट करने के लिए एविडेंसेस थे और उसको नहीं फॉलो करने के लिए क्रिटिसिज्म थे. फिर नेचुरल सिलेक्शन की थियरी पढ़ी थी. मैंने बोला था एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल्स. ठीक है? जस्ट गो थ्रू इट एक बार देखो इसको. कोई डाउट है क्या म्यूटेशन थियरी में? यस, किसी को कोई भी डाउट है? हाँ, नियो डार्विनिज्म, मॉडर्न सिंथेटिक थियरी आपका मॉडर्न था तो नया था, नियो डार्विनिज्म बोल दिया. वाइजमैन, डी व्राइस, स्टेबिंस, डॉग्स हैंड स्काई, इन लोगों ने दिया था, है ना? इसके बाद हमें पढ़ना है आज की क्लास में जेनेटिक ड्रिफ्ट या सी वॉल राइट इफेक्ट. जेनेटिक ड्रिफ्ट या सी वॉल राइट इफेक्ट. जेनेटिक ड्रिफ्ट या सी वॉल राइट इफेक्ट. ठीक है? नाम में क्या लिखा है देखो, जेनेटिक ड्रिफ्ट मतलब जीन का ड्रिफ्ट. ड्रिफ्ट मतलब समझ आता है ना, शिफ्टिंग. ड्रिफ्ट हो रहा है यहां से दूसरी जगह जाना, जेनेटिक ड्रिफ्ट. इसी को हमने एक और नाम दिया है सी वॉल राइट इफेक्ट. वो एक मार्क्स में पूछ सकते हैं, व्हाट इज सी वॉल राइट इफेक्ट? व्हाट विल यू से? दैट इज जेनेटिक ड्रिफ्ट. व्हाट इज जेनेटिक ड्रिफ्ट? दैट इज सी वॉल राइट इफेक्ट. ठीक है? अब इसके अंदर मतलब जेनेटिक ड्रिफ्ट कैसे होगा? आप महाराष्ट्र में हो, वहां की जीन बोला जाता है वहां के जीन में ब्रेन अच्छे होते हैं, ब्रेन शार्प होता है. जैसे कि नॉर्थ में झारखंड, बिहार, यूपी, ऐसे लोगों का ब्रेन शार्प होता है, मैथ्स उनका शार्प होता है. स्पेशली उन लोगों का मैथ्स बहुत स्ट्रांग होता है क्योंकि बचपन से वो लोग वही करते हैं, मैथ्स, जोड़ घटाओ, बिजनेस एंड ऑल, तो उनका मैथ स्ट्रांग होता है. उसी तरह महाराष्ट्र के लोग ऐसे बोलते हैं लोग कि उनका ब्रेन शार्प होता है. उसी तरह तमिलनाडु में लोग बोलते हैं कि उनका मैथ्स वीक होता है. ये सब परसेप्शंस है ना? मतलब जनरल केस है ये सब.
ओके, है ना। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट कैसे होगा? महाराष्ट्र के कुछ जीन को मैं कर्नाटका में लाना चाहती हूँ, तो वो चीज कैसे होगी? क्या करूंगी मैं? बाई चांस मैं वहां से कुछ पॉपुलेशन, एक छोटा सा पॉपुलेशन महाराष्ट्र से जो बहुत इंटेलिजेंट है, उनको उठाऊंगी और कर्नाटका में ड्रिफ्ट करा दूंगी, शिफ्ट करा दूंगी। तो जिसको हमने लाया महाराष्ट्र से, people, the small population which you brought from Maharashtra to Karnataka, उसको क्या बोलोगे? वही तो फाउंडर है। फाउंडर मतलब समझ आता है? जो चीजों को स्टार्ट करे, है ना, जो चीजों को स्टार्ट करे। तो आप लेकर आओगे, आप लेकर आओगे स्मॉल पॉपुलेशन को महाराष्ट्र से कर्नाटका में, ठीक है। उसके बाद जो आ गए नए वाले पॉपुलेशन, वही उसी से कर्नाटका में नए नए जनरेशन जो आएंगे, पूरा पॉपुलेशन क्या होगा? इंटेलिजेंट होगा। तो जिन्होंने उसको स्टार्ट करा, महाराष्ट्र के कुछ पीपल जो हुबली आए, कर्नाटक आए, जिसको स्टार्ट करा उस इंटेलिजेंट पॉपुलेशन को, उस छोटे से पॉपुलेशन को क्या बोलोगे? फाउंडर। क्या बोलोगे? फाउंडर। बिंसी, यू कैन लीव 5 पेजेस, 5 पेजेस छोड़ दो, ठीक है, 4 to 5 पेजेस। ऑलराइट, क्या बोलोगे? फाउंडर। और इस पूरे इफेक्ट को क्या बोलोगे? फाउंडर इफेक्ट। इस पूरे इफेक्ट को क्या बोलोगे? फाउंडर इफेक्ट, ठीक है। इस पूरे इफेक्ट को क्या बोलोगे? फाउंडर इफेक्ट। क्या समझ आया? मैंने महाराष्ट्र की जीन को हुबली ले आया, एक छोटे से पॉपुलेशन को मैंने महाराष्ट्र से हुबली लाया, और वो छोटा सा पॉपुलेशन क्या कहलाया? फाउंडर। क्योंकि उसी पॉपुलेशन से हुबली में, कर्नाटक में पूरे इंटेलिजेंट वाले लोग फैल गए। तो ये क्या हुआ? हमने महाराष्ट्र का जीन को कर्नाटक में ड्रिफ्ट करा दिया, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं फाउंडर इफेक्ट। मान लो ये महाराष्ट्र था, यहां से मैंने कुछ पॉपुलेशन को उठाया और यहाँ हुबली में डाल दिया। तो ये जो छोटे पॉपुलेशन थे, जिससे कि नया पॉपुलेशन आएगा, उसको, पूरे प्रोसेस को बोलेंगे फाउंडर इफेक्ट। और जो छोटा पॉपुलेशन आया, उसको बोलोगे फाउंडर। क्या बोलोगे? फाउंडर। फाउंडर बोलते हैं ना, कंपनी का फाउंडर है ये। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसने स्टार्ट करा, इसलिए बोलते हैं ना, उसने स्टार्ट करा, ही इज द फाउंडर ऑफ दिस कंपनी। सुना होगा ना? कोई डाउट आया यहाँ पे? अभी छोटी पॉपुलेशन होगी, बाई चांस यहाँ से यहाँ आ गए, और क्या हो गया? वो अपनी नई पॉपुलेशन स्टार्ट करे, और फाउंडर इफेक्ट हो गया। समझा? अब देखो, जेनेटिक ड्रिफ्ट एक और कारण की वजह से हो सकता है, बॉटल नेक इफेक्ट। बॉटल नेक इफेक्ट। बॉटल नेक इफेक्ट क्या होता है? मान लो, गॉड फॉरबिड, दिस शुड नॉट हैपन टू एनी प्लेस। मान लो किसी प्लेस में क्या हुआ कि अर्थक्वेक आ गया अचानक से, वॉल्केनो आ गया अचानक से, लैंडस्लाइड आ गया अचानक से, फ्लड्स आ गए अचानक से, सब एक ही बार आ गया। तो क्या होगा? बहुत लोग मरेंगे, बहुत लोग मरेंगे ना। तो पॉपुलेशन का नंबर क्या होगा उस जगह पे? उस जगह पे पॉपुलेशन का नंबर क्या होगा? कम होगा या नहीं? मान लो क्या हुआ? अर्थक्वेक हुआ। अर्थक्वेक की वजह से क्या हुआ? सारे पॉपुलेशन मरने लगे। बस थोड़ा सा पॉपुलेशन बचा, बस थोड़े से पॉपुलेशन बची, और वही आपका बॉटल नेक इफेक्ट है, ठीक है। वही थोड़ा सा जो पॉपुलेशन बचा, वो वेरिएशन करेगा, स्पेशिएशन करेगा, और फाइनली जैसा पहले था वैसा हो जाएगा। इट विल रीगेन इट्स साइज जैसा वो पहले था, ओरिजिनल की जैसा। लेकिन
लेकिन लेकिन वो पहले के जैसा नहीं है। जैसे कैरेक्टर पहले में थे वैसे कैरेक्टर नहीं, वेरिएशन हो गया। साइज वैसा हो जाएगा, इट विल मेंटेन द सेम साइज अगेन आफ्टर सो मेनी इयर्स, है ना। लेकिन वो इतने बड़े ट्रॉमा से बाहर निकले थे, भूख, खाना नहीं था उनके पास, कुछ नहीं था, फिर भी दे सर्वाइव दैट हॉरिबल सिचुएशन। तो उनमें थोड़ा इवोल्यूशन हुआ, वेरिएशन हुआ, और फाइनली वो फिर से एक अच्छा पॉपुलेशन बन जाते हैं। बॉटल नेक इफेक्ट इसलिए बोलते हैं ना, ये ऐसा बोलता है, देखो एक बॉटल ले लो, है ना, दो बॉटल ले लो, ये एरिया 1 है मान लो, ये एरिया 2 है। बॉटल नेक इफेक्ट इसलिए बोलते हैं इसको, मान लो कोई कैलेमिटी आ गई, नेचुरल कैलेमिटी आ गई, तो पॉपुलेशन मर गए बहुत सारे। बॉटल नेक का मतलब थोड़े पॉपुलेशन तो बचे होंगे इस पूरे ये में, उसके नेक के पास कुछ तो पॉपुलेशन बच गया होगा किसी तरह से, उसी को बोलते हैं बॉटल नेक इफेक्ट। मतलब पूरे बॉटल में एक छोटा सा पॉपुलेशन बच गया बॉटल के नेक के पास, तो इसको हम बोलते हैं बॉटल नेक इफेक्ट। देयर इज रिडक्शन इन पॉपुलेशन साइज ड्यू टू नेचुरल कैलामिटी, and this reduction in population size is called as bottleneck effect। समझे क्यों बोलते हैं bottleneck? क्योंकि पूरे बॉटल में आपको नेक के पास एक छोटा सा पॉपुलेशन बच गया, पूरे एरिया को, पूरे पॉपुलेशन को एक बॉटल मान लिया, और कितने लोग बचे, बस एक बॉटल के नेक के पास थोड़ा सा पॉपुलेशन बचा, ठीक है। दैट इज bottleneck effect। So what is bottleneck effect? Reduction in size of the population due to any natural calamity like earthquake, floods, landslides and so on and so forth। समझे what is bottleneck effect? तो इसकी वजह से भी आपका genetic drift हो सकता है, ठीक है। So genetic drift happens in a small population by chance। इसमें फाउंडर इफेक्ट दिख सकता है, bottleneck इफेक्ट दिख सकता है। ओके, yes or no if there is no doubt? आई होप एवरीवन अंडरस्टूड। तो हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट हुआ था यहाँ से, जेनेटिक ड्रिफ्ट से, सी वॉल राइट इफेक्ट। स्मॉल पॉपुलेशन बाय चांस हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है लाइफ में। जो छोटे से पॉपुलेशन दूसरी जगह जाते हैं वो फाउंडर्स कहलाते हैं, और उससे नया जो पॉपुलेशन बनता है उस पूरे इफेक्ट को फाउंडर इफेक्ट बोलते हैं। बॉटलनेक इफेक्ट क्या? ड्यू टू नेचुरल कैलामिटी, डिजास्टर, पूरा पॉपुलेशन खत्म हो गया, पॉपुलेशन का साइज कम हो गया, रिडक्शन इन पॉपुलेशन साइज, उसी को बोलते हैं बॉटलनेक इफेक्ट। समझे? समझ गए होगे अगर सुने होगे तो, ठीक है। चलो अब हम सीखने वाले हैं हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल, हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम। इसको थोड़ा पढ़ेंगे, इसके थ्योरी को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। इक्विलिब्रियम, हार्डी, ऑब्वियसली हार्डी विनबर्ग क्या है? साइंटिस्ट का नाम है। दिस इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, हार्डी विनबर्ग, नेम ऑफ द साइंटिस्ट। इक्विलिब्रियम मतलब उन्होंने ये ट्राई किया बोलने का, व्हाट ही ट्राइड टू से, कि एक पॉपुलेशन में इक्विलिब्रियम को मेंटेन कर सकते हैं। क्या बोला उन्होंने? वी कैन मेंटेन इक्विलिब्रियम इन अ पॉपुलेशन। मतलब इस साल 100 लोग हैं, नेक्स्ट साल 110 होंगे, फिर 100 होंगे, 110 होंगे, तो इस तरह से हम पॉपुलेशन को इक्विलिब्रियम में रख सकते हैं ना। अगर 100, 110, 100, 110, एवरेज क्या होगा? एवरेज तो इक्वल होगा, है कि नहीं? बार बार एक ही चीज रिपीट हो रहा है तो हार्डी विनबर्ग ने बोला कि हम पॉपुलेशन को इक्विलिब्रियम में रख सकते हैं कहीं भी, किसी भी जगह, लेकिन उसके लिए कोई कंडीशंस है, उसके लिए बहुत सारे कंडीशंस है। वी हैव टू फॉलो द कंडीशंस। अगर वो कंडीशन हो गया तो हम पॉपुलेशन को क्या रख सकते हैं? इक्विलिब्रियम में रख सकते हैं। मतलब कभी ओवर पॉपुलेशन का प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना, कभी लोग भूखे मरेंगे नहीं। हमें पता होगा इस साल हमें 1000 लोगों को खाना प्रोवाइड करना है,
ऐसा कभी नहीं होगा कि 1000 से 2000 हो जाएंगे पॉपुलेशन। क्यों? क्योंकि वो क्या फॉलो कर रहे हैं, हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हैं। इसका मतलब पॉपुलेशन इक्विलिब्रियम में रहेगा, लेकिन कंडीशंस है उसके लिए। तो कंडीशंस सुनो पहले कि कंडीशंस क्या है। पहला तो है कि लार्ज पॉपुलेशन, उन्होंने क्या कंसिडर किया है, एक लार्ज पॉपुलेशन कंसिडर किया है। क्या बोला है देखो, पहला कंडीशन, नो जीन म्यूटेशन, जीन में कोई म्यूटेशन नहीं होना चाहिए, जीन में कोई भी म्यूटेशन नहीं होना चाहिए। मतलब मान लो ए टी जी सी कुछ भी जीन है, एक भी जीन में चेंज नहीं होना चाहिए, नो जीन म्यूटेशन। दूसरा, नो माइग्रेशन, बोल रहा है मुझे मन कर रहा है मैं सब कुछ छोड़ दूं और दिल्ली सेटल हो जाऊं, तो मैं माइग्रेट कर जाऊंगी ना हुबली से दिल्ली। आपको मन कर रहा है, हुबली बहुत अच्छी जगह है, यहाँ केसेस कम है बाय गॉड्स ग्रेस, तो हम सब सेटल हो जाते हैं हुबली जाकर, राइट। तो उनका कहना था कि ऐसा होना नहीं चाहिए, जो जहां है वहीं रहे, नो माइग्रेशन, ठीक है, पीपल का माइग्रेशन नहीं होना चाहिए। तीसरा क्या था, रैंडम मेटिंग मस्ट अकर। रैंडम मेटिंग मतलब आपको चूज नहीं करना है, जैसे हम कभी कभी चूज करते हैं ना, मान लो कोई रोज प्लांट है, बहुत खूबसूरत उसका रोज आता है फ्लावर, तो हम क्या करते हैं, वो वाला रोज प्लांट को अपने प्लांट से मिक्स कर देते हैं, तो दो दो कलर के फ्लावर आते हैं। ये सारी चीजें खुद से नहीं होती, हम करते हैं। मान लो कोई काऊ है, काऊ से मिल्क, पंजाब की काऊ, द काऊ इज फ्रॉम पंजाब, उसकी मिल्क ज्यादा होती है, न्यूट्रिएंट कंटेंट भी ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, उस काऊ को हमारे लोकल मेल के साथ रिप्रोड्यूस कराएंगे, ताकि हमारी जो फीमेल काऊ अभी आए वो अच्छी आए। तो यहाँ नेचुरल हुआ क्या, क्या पंजाब से वो चल के आएगा काऊ? नहीं, आप करवाओगे ये चीज, आर्टिफिशियल आप रिप्रोडक्शन कराओगे, आप चूज करोगे कौन सा मेल लेना है कौन सा फीमेल लेना है, वो नहीं होना चाहिए। उनके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, रैंडम मेटिंग होना चाहिए, खुद से नेचुरली होना चाहिए। मतलब जो भी स्पीसीज खुद को चूज करे अपने अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग, अपने एरिया के अकॉर्डिंग, रैंडम मेटिंग होना चाहिए, समझे। चौथा कंडीशन क्या था उनका, नो जेनेटिक ड्रिफ्ट, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि बॉटल नेक इफेक्ट हो गया, कुछ पॉपुलेशन उठ के कहीं और चले गए, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, नो जेनेटिक ड्रिफ्ट, ठीक है। पांचवा क्या बोलते हैं, नो नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन भी नहीं होना चाहिए कि नेचर सेलेक्ट करेगा, ऑल दीज थिंग्स। ये 5 कंडीशंस थे उनके। देयर आर 5 रूल्स ऑफ हार्डी-विनबर्ग, then only a population will fall in equilibrium। अब मुझे दिल से पूछ के बताओ, क्या ये पॉसिबल है कि ये 5 रूल हम फॉलो कर पाए, यस और नो, सोच के बताना। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई जीन में म्यूटेशन नहीं हो? क्या ऐसा हो सकता है कि माइग्रेशन नहीं हो? क्या ऐसा हो सकता है कि हमेशा रैंडम मेटिंग हो? ह्यूमन बीइंग्स तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि कभी जेनेटिक ड्रिफ्ट नहीं हो, कोई अर्थक्वेक नहीं आए, कोई लैंडस्लाइड नहीं आए, बॉटल नेक इफेक्ट नहीं हो? क्या ऐसा हो सकता है कि नेचुरल सिलेक्शन नहीं हो? बताओ। तो एक्चुअली हार्डी-विनबर्ग सर जो हमें बताना चाह रहे हैं कि मैं आपको बताता हूँ पॉपुलेशन इक्विलिब्रियम हो जाएगा अगर ये कंडीशंस फॉलो होती है, तो नेचर में क्या कभी ऐसा होगा, एक्चुअल में कभी ऐसा होगा? नहीं होगा। उन्होंने जो बताया वो एक थियोरेटिकल चीजें हैं, नेचर में कभी ऐसा नहीं होगा, नेचुरली कभी ऐसा नहीं होगा, हमेशा ये सारी चीजें होंगी, है ना, ये सारी चीजें होती रहेंगी हमारे नेचर में। तो हार्डी-विनबर्ग जी का कहना ये था कि ये सारी चीजों को फॉलो करो तो पॉपुलेशन इक्विलिब्रियम होगा। ये तो हमें भी पता है कि कुछ भी अगर डिस्टरबेंस नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली पॉपुलेशन इक्विलिब्रियम में हो जाएगा।
तो वही हमने हार्डी विनबर्ग जी से भी सीखा. हार्डी विनबर्ग ऑल्सो टोल्ड अस द सेम थिंग कि पॉपुलेशन कैन बी इन इक्विलिब्रियम ओनली व्हेन दीज 5 रूल्स आर फॉलोड. तो अगर कोई आपसे पूछे कि हार्डी विनबर्ग क्या नेचुरली एग्जिस्ट करता है, क्या नेचुरली होगा? नहीं होगा. अब थियरी को पढ़ो. Hardy-Weinberg equilibrium is also called as Hardy-Weinberg principle. It is used to compare allele frequencies in a given population over a period of time. What do you mean by this? It is used to compare allele frequency. Allele frequency मतलब याद है कुछ? कितने एलील होते हैं एक जीन के लिए? फॉर वन जीन हमारी बॉडी में कितने एलील होते हैं? 2 होते हैं ना, समझे ना? तो क्या हम यूज करते हैं इसमें? फ्रीक्वेंसी ऑफ अलील. फ्रीक्वेंसी ऑफ अलील एक पॉपुलेशन में, मतलब ह्यूमन बीइंग को कंसिडर करते हैं. तो हम देखेंगे हेयर कलर. कितने लोगों के पास ब्लैक कलर का अलील है? मान लो 100 लोगों में 90 लोगों में हमें क्या मिला? ब्लैक कलर है. तो हम क्या बोलेंगे? ब्लैक कलर की फ्रीक्वेंसी क्या है? 100 लोगों की पॉपुलेशन में ब्लैक कलर हेयर की फ्रीक्वेंसी क्या है? 90. समझ रहे हो? अलील फ्रीक्वेंसी एक पॉपुलेशन में आप फाइंड आउट करते हो कि अलील कितनी बार है कितने लोगों में, कितने ब्लैक कलर वाले हैं, कितने ब्राउन कलर वाले हैं, कितने ग्रे कलर वाले हैं. एक पॉपुलेशन में कंपेयर करना, वही हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल करता है. ठीक है? तो इनका इक्विलिब्रियम का जो फंडा है, क्या बोलता है वो? कि अगर हम सारे अलील की फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे ना, सम ऑफ ऑल द अलील फ्रीक्वेंसी एक कांस्टेंट आएगा. इफ यू ऐड ऑल द अलील फ्रीक्वेंसी you will get a constant in a population अगर वो population equilibrium में है. If a population is in equilibrium, if a population is following these rules, then the sum of all the allele frequency will be a constant. Sum of all the allele frequency will be constant. अब बताओ किस किस तरह के allele मिलते हैं? एक dominant मिलता है ना, एक dominant मिलता है. उस कंडीशन में दोनों कैपिटल हो सकते हैं. सबको याद है ना मॉलिक्यूलर बायो जेनेटिक्स? एक डोमिनेंट में दोनों कैपिटल होंगे. दूसरा भी डोमिनेंट फिनोटाइप आता है जब एक कैपिटल और दूसरा स्मॉल होगा. एक कैपिटल दूसरा स्मॉल, तब भी आपको ब्लैक कलर ही दिखेगा. आपको रिसेसिव कब दिखेगा? जब दोनों स्मॉल होगा. आपको रिसेसिव कब दिखेगा? जब दोनों स्मॉल होगा. तो उन्होंने एक इक्वेशन दिया. उन्होंने बोला कि मान लेते हैं P जो है, उन्होंने बोला लेट अस से स्मॉल p इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट अलील. एक पॉपुलेशन में स्मॉल p जो है वो क्या बताता है कि डोमिनेंट अलील कितने लोगों के पास है. Frequency of dominant allele small p and small q क्या है? Frequency of recessive allele. एक population में कितने बार recessive allele है, तो वो क्या है? q. तो हो सकता है एक population में dominant 100 बार हो, recessive 50 times हो. समझ रहे हो? तो P tells you the frequency of the dominant allele, कितनी बार dominant allele है, and Q tells you the frequency of recessive allele. and दोनों का जब सम करोगे तो 1 आएगा. देखो यही बोल रहा है यहाँ पे, ये sum of allele frequency is constant. dominant और recessive को ऐड करोगे एक कांस्टेंट आएगा, और वो कांस्टेंट है आपका most of the time 1. समझे? So this is the equation, first equation. There are 2 equations to solve Hardy-Weinberg equilibrium question. इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस आते हैं. नीट में तो पक्का आते हैं, एनसीईआरटी बोर्ड्स में नहीं आएंगे,
मोस्टली नीट में पक्का आएंगे। महाराष्ट्र बोर्ड्स, अगर आपके बुक में ये है तो हो सकता है कि आपको ये क्वेश्चन पूछा जाए। तो पहला स्टेटमेंट ये हो गया। अब पी स्क्वायर, व्हाट दिस पी स्क्वायर टेल्स, इसको रिलेट करो, ये डोमिनेंट है ना, मतलब ए और ए। पॉपुलेशन में कैपिटल ए डोमिनेंट, होमोजाइगस डोमिनेंट कितनी बार है वो पी स्क्वायर बताएगा। फिर पॉपुलेशन में कैपिटल ए स्मॉल ए कितनी बार है वो कौन बताएगा, 2pq। 2pq क्या है, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट का फ्रीक्वेंसी, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट जीन का फ्रीक्वेंसी है 2pq। एंड एक और कंडीशन है स्मॉल ए। तो होमोजाइगस रिसेसिव की फ्रीक्वेंसी क्या है, वो है क्यू स्क्वायर। क्या है, क्यू स्क्वायर। सबका सम कितना है, 1। अब देखो, P is the frequency of dominant allele, Q is the frequency of recessive allele, P square is the frequency of homozygous dominant genotype, 2pq is the frequency of heterozygous genotype, and Q square is the frequency of homozygous recessive genotype. Are you getting what I am saying? Have you all got it? This is just an equation which is given by Hardy-Weinberg. हमने कुछ नहीं किया है, मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया है, ये हार्डी-विनबर्ग का कहना था। अगर ये कुछ पॉपुलेशन रूल फॉलो करेंगे, 5 रूल, तो सम ऑफ द अलील विल बी 1, डोमिनेंट एंड रिसेसिव। फिर एक पॉपुलेशन में कंडीशन 3 हो सकती है, या तो वो होमोजाइगस डोमिनेंट हो, या तो वो हेटेरोजाइगस डोमिनेंट हो, या फिर वो होमोजाइगस रिसेसिव हो। तो ये सब सिंबल है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। उन सब का सम भी 1 होगा, उन सब का सम भी 1 होगा। I hope you got it what I'm saying. For all these the sum is going to be 1. Got it? We have so many students जिसको समझ नहीं आया है, click on no और मुझे बोलो क्या समझ नहीं आया है। इतनी बार अच्छे से समझाया, कुछ समझ नहीं आया है तो क्लिक ऑन नो, समझ आया है तो क्लिक ऑन यस, है ना, कुछ पे क्लिक कर दो ताकि मुझको समझ आए कि आप सुन रहे हो। यस यस। जिनको समझ नहीं आया है प्लीज मेरे को मैसेज करो एक बार। आई सी 15 ऑफ यू हैव अंडरस्टूड। हाँ, दीक्षा जो बोल रही रिपीट करने को, कुछ भी नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं, ये सब ये बोल रहा है कि सबका सम 1 है। पॉपुलेशन में किस तरह के जीन मिलेंगे, मॉलिक्यूलर बायो रिवाइज किया होगा तो समझ आएगा। पॉपुलेशन में कैसे जीन मिलेंगे आपको, तो दोनों डोमिनेंट मिल सकते हैं, दोनों रिसेसिव मिल सकते हैं, और हेटेरोजाइगस डोमिनेंट मिल सकते हैं। बस इन सब का सम 1 होता है। यही तो बोल रहा है हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल। उनका सिंबल है पी स्क्वायर होमोजाइगस डोमिनेंट के लिए, क्यू स्क्वायर होमोजाइगस रिसेसिव के लिए, 2pq हेटेरोजाइगस डोमिनेंट के लिए, है ना, 2pq हेटेरोजाइगस डोमिनेंट के लिए। हाँ साई, मैंने वही तो रिपीट किया, सेकेंड वाला इक्वेशन तो रिपीट किया जस्ट नाउ, है कि नहीं। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन करो तो समझ आएगा ज्यादा। ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन, पता नहीं कर पाओगे कि नहीं, बट देखो ट्राई करके। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये, आई एम टेलिंग यू नाउ ओनली। मतलब हार्डी-विनबर्ग से जो सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो मैंने दिया है आपको, ठीक है, इससे डिफिकल्ट कुछ नहीं हो सकता। अगर ये समझ गए तो सारा क्वेश्चन बन जाएगा। पढ़ो क्वेश्चन क्या है। अ पॉपुलेशन ऑफ कैट, कौन सा पॉपुलेशन है, कैट का पॉपुलेशन है, कैन ईदर बी ब्लैक और व्हाइट, मतलब कलर,
कौन सा कैरेक्टर लिया हमने? कलर, एक ब्लैक कलर, एक व्हाइट कलर। अब उनके लिए जीन डिसाइड करो। ब्लैक अलील को हम कैपिटल बी से डिनोट कर रहे हैं और व्हाइट को स्मॉल बी से। मतलब बताओ, बी आपका डोमिनेंट है। फिर अगर हम कैपिटल से डिनोट कर रहे हैं मतलब बी है, जो ब्लैक है वो डोमिनेंट है, यस और नो? अगर स्मॉल बी है मतलब वो रिसेसिव है। मतलब वो कौन सा कलर था? व्हाइट कलर। मैंने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया है, मैंने बस क्वेश्चन को समझाना स्टार्ट किया है। एक पॉपुलेशन बिल्ली की, ब्लैक और व्हाइट कलर की बिल्ली है, कैपिटल बी डिनोट कर रहे हैं ब्लैक को, मतलब वो डोमिनेंट है। स्मॉल बी डिनोट कर रहे हैं व्हाइट को, मतलब वो रिसेसिव है। अब ये जो पॉपुलेशन है बच्चों, उसका साइज क्या है? कितना साइज है बताओ? 1000। कितने कैट है? 1000। पॉपुलेशन आपकी कितनी बड़ी है बच्चों? 1000 कैट्स है। कितने कैट्स है? 1000। कुछ भी मत पढ़ो क्वेश्चन, उस 1000 कैट में कुछ ब्लैक होंगी और कुछ व्हाइट होंगी। समझ आ रहा है? कुछ ब्लैक में होमोजाइगस कंडीशन होगा, कैपिटल बी, और कुछ ब्लैक में हेट्रोजाइगस कंडीशन होगा, कैपिटल बी स्मॉल बी। दोनों ही कंडीशन में वो ब्लैक दिखेंगे क्योंकि कैपिटल बी डोमिनेंट है ना? और बस एक ही कंडीशन है जब वो व्हाइट दिखेंगे, जब वो स्मॉल बी होगा। समझे? अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है बताओ? पॉपुलेशन है 1000 कैट का, उसमें बोल रहा है 840 840 ब्लैक है एंड 160 व्हाइट है। क्या बोला इसमें? 840 ब्लैक है एंड रिमेनिंग क्या है? व्हाइट है। तो ये बताओ कि व्हाइट का मतलब स्मॉल बी है या नहीं? क्या ये समझ आ रहा है? व्हाइट का मतलब स्मॉल बी है कि नहीं? लेकिन ब्लैक का मतलब दो चीजें हो सकती है, कैपिटल बी एंड कैपिटल बी स्मॉल बी। दोनों ही कंडीशन में वो ब्लैक दिखेगा, यस और नो? इस 1000 पॉपुलेशन में 840 बिल्लियां काली, 160 बिल्लियां व्हाइट। अगर व्हाइट है तो माय डियर चिल्ड्रन वो रिसेसिव है, स्मॉल बी। दिमाग लगाओ तो समझ आ जाएगा। ब्लैक होगा, इतने अच्छे से समझा रही हूँ, प्लीज थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अटेंशन। तो कैपिटल बी स्मॉल बी, इन दोनों कंडीशन में वो ब्लैक होगा। अब मुझे ये बताओ, अगर मैं हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल को फॉलो करूंगी तो मैं कैपिटल बी को क्या लिख सकती हूँ? पी स्क्वायर। कैपिटल बी मतलब, अच्छा छोड़ो, पहले ये बताओ, स्मॉल पी को मैं क्या लिख सकती हूँ? कैपिटल बी। स्मॉल पी का मतलब डोमिनेंट अलील का फ्रीक्वेंसी, एंड स्मॉल क्यू का मतलब रिसेसिव अलील का फ्रीक्वेंसी। समझ रहे हो? बस हमने लेटर को चेंज कर दिया है पी और क्यू से, है ना? अगर मैं पी स्क्वायर बोलूं, इसका मतलब मैं क्या फाइंड आउट कर रही हूं कि 840 में 840 जो काले हैं उसमें कितने में कैपिटल बी है। अगर मैं क्यू स्क्वायर बोलूं तो वो तो कुछ है ही नहीं। क्यू स्क्वायर का मतलब स्मॉल बी, क्यू स्क्वायर का मतलब स्मॉल बी। तो आपको क्यू स्क्वायर का आंसर मिल गया है ऑलरेडी। आपके पास कितने होमोजाइगस रिसेसिव है? 1000 में 160। तो आपको क्यू स्क्वायर का आंसर मिल चुका है। कितना है वो? 160। कुछ समझ आ रहा है? दिमाग लगाओगे समझ आ जाएगा, सिर्फ सुनोगे तो समझ नहीं आएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ठीक है? क्या ये सबको समझ आया? प्लीज क्लिक ऑन यस।
आई एम टेलिंग यू दिस इज द टफेस्ट क्वेश्चन विच आई एम गिविंग यू। मैं बोल रही हूँ ये चीज, अगर ये समझ आ गया तो सब कुछ समझ आ जाएगा, सारे तरह के क्वेश्चंस कर लोगे। ठीक है, तो क्यू स्क्वायर पता चल गया हमें, है हमारा वो 160। हमें क्या नहीं पता है बच्चों? पी स्क्वायर मतलब कैपिटल बी क्या है, और क्या नहीं पता है? 2pq। 2pq मतलब कैपिटल बी स्मॉल बी। 2pq का मतलब क्या? वो क्या है? हेटेरोजाइगस डोमिनेंट। तो एक बात बताओ, ये जो 840 है, जो 840 है वो पी स्क्वायर प्लस 2pq है कि नहीं? सोच के बोलना। जो 840 है वो दोनों को कंसिडर कर रहे हैं ना, कैपिटल बी एज वेल एज कैपिटल बी स्मॉल बी। तो 840 आपका दोनों को कंसिडर कर रहा है। समझे? समझे कि नहीं? 840 में दोनों चीजें हैं आपकी, कैपिटल बी एंड कैपिटल बी स्मॉल बी, बिकॉज दोनों में ब्लैक कलर दिखेंगे वो। अभी तक मैंने क्वेश्चन पे, मैं गई ही नहीं हूँ क्वेश्चन पे, मैं क्वेश्चन समझा रही हूँ आपको। अब आ जाओ, क्वेश्चन क्या पूछता है कि 840 ब्लैक थे, 1000 व्हाइट थे। अब यहां से क्वेश्चन है, डिटरमाइन द एलील फ्रीक्वेंसी, द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंडिविजुअल्स पर जीनोटाइप एंड नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पर जीनोटाइप। क्या समझ आया कुछ? ये क्या पूछने की कोशिश कर रहा है? हर जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी बताओ, हर जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी बताओ। मतलब स्मॉल बी की फ्रीक्वेंसी तो 160 है, पता चल गया। ये पूछ रहा है कैपिटल बी की फ्रीक्वेंसी बताओ एंड कैपिटल बी स्मॉल बी की फ्रीक्वेंसी बताओ, कि जो ब्लैक है 840 उसमें कैपिटल बी कितने हैं एंड कैपिटल बी स्मॉल बी कितने हैं। यही आपका क्वेश्चन है। समझे? तो चलो, टोटल इंडिविजुअल कितने हैं बताओ? 1000 है। टोटल इंडिविजुअल कितने हैं? 1000 है। क्यू स्क्वायर वाइट है, क्यू स्क्वायर मतलब आपका स्मॉल बी वाइट है। कितने वाइट है? 160। कितने वाइट है? 160। 160 का फ्रीक्वेंसी निकालो। 1000 में कितने वाइट है? 1000 में कितने वाइट? 160 वाइट। तो डिवाइड कर दो 1000 से, 0.16 आएगा। 0.16 1000 में 160 डिवाइड कर दिया, पता चल गया कि इतना परसेंटेज हमारा रिसेसिव है। तो क्यू स्क्वायर की वैल्यू क्या आई? 0.16, ये फ्रीक्वेंसी। अब देखो क्यू क्या होगा? अगर क्यू स्क्वायर 0.16 है तो क्यू क्या होगा? मैथ्स पता है? मैथ्स क्यू क्या होगा? स्क्वायर को इधर लाते हो तो स्क्वायर रूट हो जाएगा ना। स्क्वायर को अगर मैं इधर ले आऊं तो ये स्क्वायर रूट हो जाएगा, है कि नहीं? तो क्या आ जाएगा? 0.4 आ जाएगा। 0.4 आएगा या नहीं? स्क्वायर रूट, है कि नहीं? अब बताओ P प्लस क्यू इक्वल्स टू क्या होता है बताओ? 1 होता है ना। Q की वैल्यू मिल गई आपको 0.4, Q की वैल्यू आपको मिल गई 0.4, तो P की वैल्यू क्या होगी बताओ? 1 माइनस 0.4 विच इज 0.6। समझ आया? 0.6 कैसे आया? हमें पता है क्यू स्क्वायर की वैल्यू 160 है। क्यू स्क्वायर की वैल्यू 160 कितने में? 1000 में। 1000 में है, डिवाइड किया 0.16, राइट? परसेंटेज में अगर निकालते तो इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते, परसेंटेज में अगर निकालते तो, बट इट इज फाइन। 0.6 आया इधर, P की वैल्यू और Q की वैल्यू 0.4, दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा? 1 आ जाएगा। दोनों को ऐड करोगे तो 1 आ जाएगा, P प्लस Q। ठीक है? क्या हुआ समीक्षा? हाँ, समीक्षा इज गोइंग अहेड।
अब पी स्क्वायर निकालो, पी स्क्वायर निकालो, 0.6 का स्क्वायर 0.36 आ जाएगा, 0.36 आ गया। अब आपको यही तो फाइंड आउट करना था ना, पी स्क्वायर क्या है, 0.36 है। पी स्क्वायर का मतलब क्या, कैपिटल बी है कि नहीं। 2p क्यू बताओ क्या होगा, 2 इंटू 0.6 इंटू 0.4, वैल्यू क्या आएगी 0.48, है ना। क्यू स्क्वायर तो हमें पता ही है 0.16। तो ये आपका एक चीज हो गया, फ्रीक्वेंसी। ये क्या मिल गई आपको, फ्रीक्वेंसी मिल गई। ये क्या मिली, फ्रीक्वेंसी मिली कि पी स्क्वायर 0.36 है, 2p क्यू 0.48 है एंड क्यू स्क्वायर 0.16 है। अब 1000 लोग है ना, सबको 1000 से डिवाइड किया था, 1000 से डिवाइड किया था, 1000 लोग हैं, सबको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, मिल जाएगा कितने लोग हैं। इसको मल्टीप्लाई करो 1000 से, 360। पी स्क्वायर मतलब कैपिटल बी, इसको मल्टीप्लाई करो 1000 से, 480, कैपिटल बी स्मॉल बी। ये तो पता ही है, स्मॉल बी 0.6 इंटू 1000, 160। ये आपके नंबर ऑफ पीपल हो गए। 1000 में कितने लोग कैपिटल बी है, कितने लोग कैपिटल बी स्मॉल बी है, और कितने लोग स्मॉल बी है। आपको इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, ये दिया हुआ था अच्छे से, स्मॉल बी आपको अच्छे से दिया था, है ना। तो आपने उससे क्या निकाल दिया, 1000 से डिवाइड करके सिर्फ स्मॉल बी निकाल दिया, और फिर दोनों का सम 1 होता है, तो आपने उससे 1 से माइनस करके वो भी निकाला। समझे, ये क्वेश्चन समझ आया। हम एक और क्वेश्चन करेंगे, नो प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन समझ आया, हमने क्या किया है, कुछ भी चीजें हो, एक वैल्यू आपको दी हुई रहेगी, P दिया होगा या Q दिया होगा, उस चीज से आप दोनों की वैल्यू निकाल लो, P Q को, फिर बाकी तो आप सब निकाल लोगे, है ना। देखती हूँ एक और क्वेश्चन है क्या, अदरवाइज मैं खुद ही बना लूंगी वो क्वेश्चन को। ये तो सेम ही क्वेश्चन है, ये सब सॉल्यूशन है, ठीक है, सेम क्वेश्चन का सॉल्यूशन है जो हमने कर लिया है, ये सब पूरा उसी का सॉल्यूशन है। देखो उसी का सॉल्यूशन दिया हुआ है, कितने ब्लैक होंगे कितने व्हाइट होंगे सब कुछ। भाई साहब, अच्छा ठीक है, और क्वेश्चंस नहीं है यहाँ पे। एक क्वेश्चन मैं खुद से बनाने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। मान लो कोई पॉपुलेशन है, देयर इज दिस पॉपुलेशन एंड उसकी पी वैल्यू दी हुई है 0.5 या 0.4। पी वैल्यू का मतलब डोमिनेंट अलील की फ्रीक्वेंसी दी हुई है 0.4, ठीक है, डोमिनेंट अलील की फ्रीक्वेंसी दी हुई है 0.4। फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव अलील। रिसेसिव अलील की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, मतलब क्यू क्या होगा। ये एक सबसे छोटा सा क्वेश्चन, इजी सा क्वेश्चन, बताओ क्या होगा। 0.6 होगा, 1 से माइनस कर दो 0.4 को, क्योंकि दोनों का सम क्या होता है, 1 होता है। इस तरह से आपको पी और क्यू की वैल्यू मिल गई, पी और क्यू की वैल्यू मिल गई, है ना। अब मैं पूछूंगी, एक पॉपुलेशन है मान लो 100 का, 100 लोगों का पॉपुलेशन है। मुझे इसमें ये बताओ, मैं ये बता रही हूं आपको, इसमें उस 100 लोगों में ब्लैक कलर हेयर एंड व्हाइट कलर हेयर, दो तरह के बाल के कलर है, ठीक है, 100 लोगों में। इसमें व्हाइट कलर हेयर वाले जो लोग हैं वो है आपके कितने, पी अगर मेरा 0.4 है तो इसको हमें लेना पड़ेगा 40। मान लो पी मैंने दे दिया आपको, ब्लैक कलर लोग हैं आपके पास 40, ब्लैक कलर लोग हैं 40, तो व्हाइट कलर हेयर कितने होंगे। ये बहुत इजी है, ये तो ऐसे ही आंसर मिल जाएगा आपको। अगर मैंने बोल दिया ब्लैक कलर वाले लोग 40 है, तो व्हाइट कलर वाले कितने होंगे,
100 में 60 होंगे। अब मेरा क्वेश्चन ये है, इसका जीनोटाइप तो पता होगा, अगर ये कैपिटल बी है, कैपिटल बी स्मॉल बी है, ये स्मॉल बी हो जाएगा। अब ये बताओ, एक एक करके सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, इस 40 में कितने कैपिटल बी है एंड कितने कैपिटल बी स्मॉल बी है, फाइंड आउट करो। तो इस 40 में कितने कैपिटल बी है एंड कितने कैपिटल बी स्मॉल बी है। आपको P की वैल्यू पता है, Q की वैल्यू पता है ना। आप P स्क्वायर निकाल सकते हो, Q स्क्वायर निकाल सकते हो, 2PQ भी निकाल सकते हो। एक्चुअली कैपिटल बी क्या है आपका, P स्क्वायर, कैपिटल बी स्मॉल बी क्या है आपका, 2PQ। फाइंड आउट करो, P स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, P स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, 0.16 है ना। 2PQ की वैल्यू क्या होगी, 2 इंटू P कितना है 0.4 एंड Q कितना है 0.6, कितना आता है वैल्यू मल्टीप्लाई करके, 4 2 जा 8, 8 6 जा 48 है ना, 0.48 तो कुछ तो गड़बड़ है क्वेश्चन में, आई हैव नॉट फ्रेम द क्वेश्चन करेक्टली। इसका मतलब ये होगा, सॉल्यूशन करोगे तो 100 में आपके 16 लोग कैसे होंगे, कैपिटल बी वाले होंगे, और 48 लोग होंगे, कुछ तो गड़बड़ किया हमने, क्या गड़बड़ किया हमने, ये नंबर हमने गड़बड़ लिया है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई भी नंबर गड़बड़ लेने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट राइट, कि P स्क्वायर ले लिया एंड 2PQ ले लिया, राइट। तो 2PQ आपका नंबर दे दिया 0.48, तो 0.48 100 लोगों में क्या होगा, 48 इंटू 100, 0.48 इंटू 100 मतलब 48 लोगों के पास 100 में कैपिटल बी स्मॉल बी होगा, और 16 लोगों के पास आपका कैपिटल बी होगा, ठीक है। ऑल राइट। नहीं श्रुतिका, एक्चुअली हमें ज्यादा लेना चाहिए था ये वाला वैल्यू, जिसको भी हम डोमिनेंट लेते हैं हमें उसकी वैल्यू ज्यादा लेनी चाहिए, राइट। हमने उसको कम ले लिया, इसीलिए हमारा आंसर गलत आ रहा है, ठीक है। जब भी डोमिनेंट है, कोई भी पॉपुलेशन है, अगर डोमिनेंट है तो ऑब्वियसली ज्यादा चांसेस है ना ये दोनों के आने के, है कि नहीं। इसको 0.6 ले लो, तुरंत आंसर मिल जाएगा आपको, हमने डेटा गलत लिया है। इसको 0.6 ले लो और इसको 0.4 ले लो, Q को। हमने एक प्रैक्टिकल वैल्यू नहीं लिया था। एक प्रैक्टिकल वैल्यू क्या होगा, हमेशा आपको डोमिनेंट ज्यादा मिलने चाहिए और रिसेसिव कम मिलने चाहिए। मैंने उल्टा ले लिया, इसीलिए हमारा प्रॉब्लम थोड़ा हो गया। अब देखो आपको समझ आ जाएगा, बिल्कुल सही है ना, 0.6 और 0.4, क्योंकि रिसेसिव हमेशा कम होना चाहिए डोमिनेंट से, ठीक है। तो ब्लैक कलर हेयर आपके 60 हो जाएंगे, है कि नहीं, ब्लैक कलर हेयर 60 हो जाएंगे, तब तो करेक्ट हो गया आंसर, है ना। व्हाइट कलर आपका 40 रहेगा, समझे। तो 48 लोगों में होगा कैपिटल बी स्मॉल बी एंड 16 लोगों में होगा कैपिटल बी, ठीक है। तो हमने ऐसे रैंडम क्वेश्चन लिया था, आई शुड हैव क्रॉस चेक्ड इट। हमेशा जो भी आपने पढ़ा मेंडल वगैरह सारा थ्योरी, हमेशा क्या है, डोमिनेंट ज्यादा होंगे ना, 3:1 का रेशियो होता है कि नहीं। तो मैंने उल्टा वैल्यू ले लिया जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, इसलिए मेरा आंसर वैसे घूम कर आया। आंसर भी बताना चाह रहा था कि मैंने गलत लिया, है ना। हार्डी वेनबर्ग ने वही प्रूफ किया कि आपको आपकी जो डेटा है वो गलत है, आप इसको इंटरचेंज करो, समझे। हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड। बहुत इजी है क्वेश्चन, जब अच्छा वाला क्वेश्चन होगा ना यू विल अंडरस्टैंड। बस P और Q की वैल्यू निकाल लो, एक वैल्यू दिया होगा आपको, P दिया होगा या Q दिया होगा, उससे आप 1 से माइनस करो, आपको दूसरी वैल्यू मिल जाएगी।
फिर पी स्क्वायर आपका दोनों डोमिनेंट बताता है, क्यू स्क्वायर दोनों रिसेसिव बताता है, और 2pq आपको हेटेरोजाइगस बताता है। जितना भी पॉपुलेशन होगा उसको उससे मल्टीप्लाई कर दो तो आपको नंबर ऑफ पीपल मिल जाएगा, कितने लोग वैसे हैं। कितने लोगों को समझ आया? बहुत इजी है, क्वेश्चन सॉल्व करके देखो, अगर नहीं समझ आएगा ना मुझे बोलना। हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड? अगर नहीं भी समझ आया कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपको नीट में पूछा जाता है, आपको ये जानना जरूरी है। ये जो 5 रूल्स है ना, these 5 rules of Hardy-Weinberg, you should remember that, and these 2 equations कि p plus q equals to 1 होता है and p square plus 2pq plus q square is equal to 1 होता है। ठीक है, ये इक्वेशंस याद रखने हैं और ये 5 रूल्स याद रखने हैं, समझे? ये चीज तो कम से कम सबको समझ आया होगा ना, है ना? यस? तो अगर मैंने कुछ कॉम्प्लिकेटेड पढ़ा दिया आपको तो उसके लिए सॉरी। आई जस्ट वॉन्टेड यू टू नो कि कैसे ये अप्लाई होता है। समझ आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ आया तो मेरे एफर्ट्स को थोड़ा ध्यान रखते हुए कोई क्वेश्चन सॉल्व करके देखना आपसे सॉल्व हो रहा है कि नहीं, है ना? गूगल कर लेना कि क्वेश्चंस ऑन हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल, अगर आपके बुक में क्वेश्चन नहीं है तो देखो बना के मजा आता है कि नहीं, देखो मैम ने जो बताया है वो सही बताया है कि नहीं। ठीक है, so that is Hardy-Weinberg principle. Okay, so we learned about genetic drift, Sewall-Wright effect, both are same, and then we learned about Hardy-Weinberg principle, उसके ऊपर हमने कुछ क्वेश्चंस किए। ठीक है, अब हम कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे, हम पीछे जा रहे हैं। मैंने बताया था ना नेचुरल सिलेक्शन के एग्जाम्पल्स देखेंगे, तो वो हम अब देखेंगे लेकिन कल की क्लास में। ठीक है, एग्जाम्पल्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। यहां तक सबको दिमाग में चीजें गई हैं? इवोल्यूशन की पूरी स्टोरी हैज इट गॉन इनटू योर ब्रेन? कैसे बिग बैंग हुआ एंड कैसे पूरा प्रोसेस हुआ एंड फाइनली हम कहाँ पहुंच गए अभी, सब कोई समझे हो? प्लीज क्लिक ऑन यस अगर सबको समझ आया है। इवोल्यूशन अगर बुक पढ़ोगे ना तो लगेगा बहुत डिफिकल्ट है। इफ एनीवन हैज मिस्ड आउट ऑन एनी ऑफ द लेक्चर, एक यूट्यूब का वीडियो देख लो जो पढ़ाया है मैंने, उसको स्पीड फास्ट कर दो एंड उसको देख लो, you will understand each and everything, right? Yes. Okay, किसी को कोई डाउट है पूछ लो, यहां तक जो भी मैंने पढ़ाया, any single doubt if you have, पूछ लो। ठीक है, Vanashri wants us to answer more questions, she wants me to ask questions, so let us begin with that, and मैं आपको unmute करती हूँ। हाँ, you can answer जल्दी जल्दी, जिसको भी आंसर आता है वो फटाफट बोल सकते हैं। ठीक है, अब फर्स्ट क्वेश्चन, रिपीट क्यों हो रहा है मेरी आवाज? ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास इज कि लैमार्किज्म क्या होता है, जल्दी बताओ। लैमार्किज्म follows what step? Use and disuse of organ. Very good. Second question, what's the first living cell? The first living cell which came into existence? Microsphere. Yes, awesome. Then what do you call that evolution from formation of earth to the formation of chemicals? What is that evolution? From Chemical formation. evolution. Only one is answering, others? It is chemical evolution. Now next question everyone has to answer. Okay, next question is, from the chemicals, when you get the first live prokaryote, what do you call that evolution as? First life when you get from chemicals. Biological. Yes, Vanashri, biological evolution. Others, क्या कर रहे हो? Don't just click on yes. ठीक है, you can try speaking. My ears should feel that you are speaking, right? Yes, the third question, very easy one. From that prokaryote to now the eukaryotes, what is that evolution? Organic evolution. Organic. Ayush, very tough.
voice. Organic Organic evolution. Yes, Rushi. It is organic evolution, right? So I hope you all have got it. Previously, we had which type of environment? Reducing environment or oxidizing environment? Reducing environment. Reducing environment. वाह, इसका मतलब सबको समझ तो आता है. Very good, very good. All right. So make sure today you are going through the paper and कल हम papers discuss 2 करेंगे. बजे 2:15 क्या 2:15 किससे बात कर रहे हो? हाँ, म्यूट कर दूंगी मैं अभी के अभी. कर दिया म्यूट. Okay. Yes. So tomorrow you go through the paper. We will discuss that and we will continue from here. Example of natural selections. Cool? Yes. Perfect. I'm ending the meeting now. किसी को कोई doubt है पूछ लो. Anyone has any doubt? I'm ending the recording for now.